मूवी की शुरुआत कुछ ऐसे होती है कि एक दिन पहले समुद्र के किनारे एक बहुत ही बड़ा तूफान आया था, जिसकी वजह से पानी में बहकर एक बहुत ही बड़ा जाइंट आदमी समुद्र के किनारे आ गया था। इतने बड़े आदमी को देखकर वहाँ के मछुआरे काफी हैरान थे, इसीलिए वो मछुआरे लोकल पुलिस को कॉल करके बुला लेते हैं। लेकिन उन लोगों की बातों पर कोई विश्वास नहीं कर रहा था, क्योंकि इतने बड़े आदमी के बारे में लोगों ने सिर्फ कहानियों में ही सुना था। लेकिन जैसे जैसे थोड़े थोड़े लोग उस बड़े से आदमी को देखने के लिए आते, वहाँ पर धीरे धीरे भीड़ बढ़ती जाती। बात इतनी फैल गई थी कि वहाँ के साइंटिस्ट को भी वहाँ पर रिसर्च करने के लिए आना पड़ा। यहाँ हम एक स्टीवन नाम के साइंटिस्ट को देखते हैं, जिसे खबर मिली है कि समुद्र के किनारे एक बहुत ही बड़ा सा जाइंट आदमी मिला है। स्टीवन को ये बात बकवास लगती है, लेकिन एक साइंटिस्ट होने के नाते उसे यहाँ पर अपने कुछ साथियों के साथ आना पड़ता है। साइंटिस्ट ने ऐसे जाइंट्स के बारे में पहले सुना तो था, लेकिन असलियत में ऐसे जाइंट्स होते हैं, वो लोग काफी ज्यादा हैरान थे। उस बड़े से जाइंट आदमी को देखने वाले लोगों की बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई थी, लेकिन उन लोगों में से कोई भी उस जाइंट आदमी के पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। लेकिन वो तीनों साइंटिस्ट उस बड़े से आदमी के पास जाते हैं और उनके बारे में एक दूसरे से बात करते हैं कि ये कितने साल का होगा, इसका वजन कितना होगा, देखने में तो ये जवान लग रहा है, ऐसी बहुत सी चीजें। देखते ही देखते स्टीवन उस बड़े से आदमी के हाथ के पास पहुंच जाता है और उस बड़े से आदमी के हाथ को देखकर वो एकदम हैरान हो जाता है, क्योंकि उस जाइंट आदमी का हाथ इतना बड़ा था कि उसके हाथ पर एक तालाब सा बन गया था और उसके अंदर मछलियां भी तैर रही थी। स्टीवन उस बड़े से आदमी के साइज को वहाँ मौजूद नन्हे नन्हे लोगों के साइज से कंपेयर करके सोचता है कि बस हम भी तो इसी की एक छोटी कॉपी हैं। जब भी उनमें से एक साइंटिस्ट बड़े से आदमी के ऊपर चढ़ जाती है और सभी लोगों के पास इशारा करती है, उसे देखकर लोगों को लगता है कि उस जाइंट आदमी से उन लोगों को कोई खतरा नहीं है। फिर क्या, देखते ही देखते बहुत सारे लोग उस जाइंट के पास पहुंच जाते हैं और उस बड़े से जाइंट के ऊपर चढ़कर कोई इसके ऊपर कूद रहा है, तो कोई इसके ऊपर खेल रहा है, कोई स्लाइड कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। लेकिन स्टीवन चुपचाप एक जगह खड़ा होकर ये सब काफी बारीकी से ऑब्जर्व कर रहा था। इसके बाद स्टीवन के बाकी सभी साइंटिस्ट दोस्त उस बड़े से आदमी के ऊपर रिसर्च करके नोट बना रहे थे। जैसे जैसे समय बीतता है, स्टीवन देखता है कि वहाँ के लोगों का उस बड़े से जाइंट के अंदर इंटरेस्ट कम होता जा रहा है। सभी लोग अपने घर पर वापस लौट रहे थे। 3 दिन बाद स्टीवन वापस यहाँ पर आता है, क्योंकि स्टीवन का अब इस आदमी में थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ गया था। जब भी वो देखता है कि यहाँ पर अभी भी कुछ बच्चे उस जाइंट के ऊपर खेल रहे हैं, वहीं कुछ लोग उस बड़े से आदमी को काटने की तैयारी भी कर रहे हैं। स्टीवन वहाँ से सभी के जाने का इंतजार करता है और जब वहाँ पर कोई नहीं रहता तो स्टीवन उस बड़े से आदमी के पास जाकर उस बड़े से जाइंट को बड़े ध्यान से देखता है। वो देखता है कि उस आदमी का शरीर सड़ने लगा है। जवानी की वजह से जाइंट का जो चेहरा कभी चमकता था, वो अब सफेद पड़ गया है। उसके शरीर का हर एक हिस्सा अब बड़ा ही अजीब लग रहा है। अब स्टीवन बहुत हिम्मत करके उस बड़े से आदमी के ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है। स्टीवन उसकी चेस्ट पर चढ़कर देखता है कि उसका एक हाथ तो लगभग पूरा सड़ चुका है और उसके सड़े हुए पार्ट को बर्ड्स और बाकी दूसरे इंसेक्ट खा रहे हैं। स्टीवन देखता है कि उस जाइंट की आंखों के ऊपर एक अजीब सा कवर हो गया है। उसे ऐसा लग रहा था कि मानो जैसे कोई तालाब के ऊपर बर्फ जम गई हो। स्टीवन अपने आप को उसकी आंखों में देखता है और ये महसूस करता है कि शायद इस बड़े से जाइंट आदमी के शरीर के सड़ने का दर्द इसकी तन्हाई के दर्द से कम है। अगली बार जब स्टीवन उस बड़े से जाइंट को देखने के लिए उधर जाता है, तो देखता है कि उस बड़े से जाइंट के कई सारे हिस्से सड़ गए हैं। उसके शरीर पर अपमानजनक बातें लिखी गई हैं, काफी बुरा भला लिखा गया है और ये सभी वहाँ के लोकल लोगों ने लिखा था। कुछ समय बाद स्टीवन दोबारा यहाँ आता है और वो देखता है कि उस बड़े से आदमी का तो सर भी अलग कर दिया गया है। उसके शरीर के कई सारे हिस्से बर्ड्स और इंसेक्ट्स खा रहे हैं। उसकी बॉडी को देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये कोई इंसान था। उस बड़े से आदमी के शरीर के साथ स्टीवन का जो लगाव था, अब वो भी धीरे धीरे कम हो जाता है। कई हफ्ते बाद जब स्टीवन दोबारा से बीच पर आता है, तो वो देखता है कि उस बड़े से जाइंट के शरीर का अब कोई ऐसा हिस्सा बचा ही नहीं था जिसे देखकर वो पहचान सके कि ये कुछ समय पहले वाला वही जाइंट आदमी है। कुछ महीने बीत जाते हैं और अब यहाँ के सभी लोग उस बड़े से आदमी को भूल जाते हैं और उस बड़े से जाइंट आदमी के बॉडी पार्ट्स शहर के अलग अलग हिस्सों में सजावट के रूप में देखने को मिलते हैं। एक दिन स्टीवन कहीं जा रहा था, तो वो देखता है कि उस बड़े से जाइंट आदमी का स्कल एक खाली मैदान में पड़ा है। उसके पार्ट्स को देखकर स्टीवन को ये रियलाइज होता है कि शरीर चाहे कितना भी बड़ा हो या चाहे कितना भी छोटा हो, एक दिन वो शरीर खत्म हो जाता है और लोग धीरे धीरे उसकी यादें मिटा देते हैं। यहीं पे ये मूवी एंड हो जाती है। अब हम देखेंगे एक नन्ही सी दुनिया जिसमें छोटे छोटे लोग रहते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कपल को जो अपने नए घर में शिफ्ट हुए हैं। इस आदमी का नाम है रॉब, जो अपने नए घर के लिए कुछ सामान लेकर आता है, और इसकी बीवी का नाम है गेल, जो अपने नए घर में सामान को सेट कर रही है। इनके घर में एक पुराना फ्रिज भी है जो इस घर का पुराना मालिक यहीं पर छोड़ के चला गया।
गेल अपने पति से उस फ्रिज को हटाने को कहती है, लेकिन उसका पति कहता है कि हमें पुरानी चीजें रखनी चाहिए, पुरानी चीजें अच्छी होती हैं। गेल नई फ्रिज खरीदना चाहती थी, लेकिन घर खरीदने के बाद रोब के पास इतने पैसे ही नहीं बचे थे कि वो नया फ्रिज खरीद सके। इसके बाद ये लोग साथ बैठकर ड्रिंक एंजॉय करने की सोचते हैं, क्योंकि ये लोग घर का काम करते करते काफी ज्यादा थक गए थे। रोब ड्रिंक के लिए फ्रिज में से बर्फ लेने के लिए जाता है, और जैसे ही वो फ्रिज खोलता है वो देखता है कि फ्रिज के अंदर की बर्फ तो बहुत अजीब तरीके से जम रखी है और बहुत ठोस भी हो रखी है। बड़ी मुश्किल से वो थोड़ी सी बर्फ निकाल लेता है और उसे अपनी ड्रिंक में मिलाकर वो अपनी ड्रिंक को एंजॉय करते हैं। थोड़ी देर में रोब ध्यान देता है कि उसकी ड्रिंक में जो आइस थी उस बर्फ के अंदर कुछ है। रोब उस बर्फ को गिलास से निकालता है और वो देखता है कि उसके अंदर तो कुछ है। इसके बाद गेल एक मैग्नीफाइंग ग्लास को लेकर आती है, जिसके जरिए वो बर्फ को देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि बर्फ में तो एक छोटा सा नन्हा सा जानवर लग रहा है, और ये नन्हा सा जानवर एक छोटा सा मैमथ लग रहा था, जिसके ऊपर कई सारे भाले मारे गए थे। लेकिन इतना छोटा मैमथ असलियत में वो भी बर्फ के अंदर मरा हुआ देखकर ये लोग हैरान थे। इसीलिए गेल फटाफट जाकर फ्रिज खोलती है और उसके अंदर की सारी बर्फ निकाल देती है। गेल फ्रिज को देखकर काफी हैरान थी, क्योंकि फ्रिज के अंदर तो एक छोटी सी अलग ही दुनिया बसी हुई थी, वो भी बिल्कुल हमारी दुनिया की तरह। लेकिन यहाँ का टाइम बहुत जल्दी जल्दी बीत रहा था। यहाँ का एक सेकंड बीतता तो वहाँ कई हफ्ते बीत रहे थे। इन सभी चीजों को देखकर गेल और रोब को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि फ्रिज के अंदर की जो दुनिया थी उसमें इंसान भी थे और वो भी जिंदा। वो छोटे छोटे इंसान गेल और रोब को देख सकते थे। शायद इन लोगों को गेल और रोब कोई दानव लग रहे हो या फिर कोई राक्षस, लेकिन इन लोगों को इन दोनों से कोई दिक्कत नहीं थी। इसके बाद वो फ्रिज बंद कर देते हैं और रोब उस छोटे से मेहमूद को जो उन्हें आइस क्यूब से मिला था वो उसे अपने गमले में दफन कर देते हैं। थोड़ी देर बाद जब ये लोग दोबारा से फ्रिज को खोलते हैं तो ये लोग देखते हैं कि अब वो शहर मिडल एज से इंडस्ट्रियल एज में पहुंच गया है। यहाँ का समय बहुत तेजी से बदल रहा था। ये लोग सिर्फ थोड़ी देर के लिए फ्रिज से दूर हुए थे और इतनी ही देर में यहाँ की दुनिया में इतना बदलाव आ गया, मानो जैसे यहाँ पर कई सदियां बीत गई हो। अब यहाँ कुछ ही मिनट में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन जाती हैं, और ये बदलाव देखकर रोब और गेल काफी उदास हो जाते हैं, क्योंकि इन्होंने फ्रिज में जो पहले की दुनिया देखी थी वो उन्हें ज्यादा अच्छी लग रही थी। वो दोनों सोचते हैं कि फ्रिज के अंदर के लोग इन दोनों के बारे में क्या सोच रहे होंगे, क्या वो इन्हें भगवान समझ रहे होंगे या कोई एलियन। जब भी फ्रिज के अंदर की दुनिया के अंदर के दो कंस्ट्रक्शन वर्कर उनके बारे में बात कर रहे थे, वो दोनों आपस में बात कर रहे थे कि हम लोग इन्हें रोज देखते देखते बोर हो गए हैं। अब वो दोनों देखते हैं कि वो इंडस्ट्रियल कम्युनिटी एक मॉडर्न कम्युनिटी में बदल गई है और वहाँ पर आसमान को छूती बिल्डिंगें बन गई हैं। उस दुनिया के आसमान में हमारी दुनिया की तरह एरोप्लेन्स उड़ रहे हैं। वो दोनों दुनिया के टाइम को बदलते हुए बहुत गौर से देख रहे थे। उस दुनिया के लोगों ने हमारी दुनिया की जितनी तरक्की कर ली थी, रोब हर एक चीज को बड़े ध्यान से नोटिस कर रहा था कि कैसे इतनी तेजी से यहाँ पर बदलाव आ रहा है, और आखिर अब इसके बाद होगा क्या। जब ये रोब देखता है कि वो चमकती हुई चीज क्या है, जब तक वो कुछ समझता रोब एक झटके से दूर गिर जाता है। गेल रोब की मदद करती है और वो देखती है कि रोब का चेहरा तो जला हुआ लग रहा है। वो समझ जाते हैं कि इस छोटी सी दुनिया में वॉर शुरू हो गया है, और वो चमकती हुई चीज एक रॉकेट लॉन्चर थी। वो देखते हैं कि फ्रिज की दुनिया में तो न्यूक्लियर वेपन से युद्ध चल रहा है। उन दोनों से ये सब देखा नहीं जा रहा था। उन्हें लगा कि ये सब इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाला, इसीलिए वो लोग फ्रिज बंद कर देते हैं और अपने खाने के लिए पिज्जा मंगवाते हैं। अब लगभग 1 घंटा बीत गया था और पिज्जा खाने के बाद वो लोग सोचते हैं कि आखिर अब फ्रिज की दुनिया का क्या हुआ होगा। वो दोनों फिर से फ्रिज को खोल के देखते हैं। हालांकि इस बारी वो लोग काफी डरे हुए थे, लेकिन इस बारी फ्रिज खोलते ही वो लोग बड़े हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ वॉर खत्म हो गया था और अब यहाँ की दुनिया में इतनी ज्यादा तरक्की कर ली थी। यहाँ की टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई थी, हर एक छोटी से लेकर बड़ी चीजों में इन छोटे छोटे इंसानों ने बहुत ज्यादा तरक्की कर ली थी। गेल और रोब उस सिटी की इस स्टेज को अपनी दुनिया से कंपेयर करते हैं और सोचते हैं कि शायद हमारी दुनिया में हम भी एक समय इतने एडवांस हो जाएंगे। इसके बाद वो देखते हैं कि सिटी में एक बड़ा सा पिरामिड स्ट्रक्चर बिल्डिंग है, जिसमें बहुत सारी लाइंस कनेक्टेड हैं। उन दोनों को लगता है कि अब शायद सभी लोग इस पिरामिड स्ट्रक्चर बिल्डिंग में रहते हैं। इसके बाद वो पिरामिड स्ट्रक्चर सिटी की सारी बिल्डिंग को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और एक एनर्जी बॉल में बदलकर फट जाता है, जिसकी वजह से लाइट के छोटे छोटे स्पार्क्स उनके कमरे में फैल जाते हैं। और ये सब देखकर गेल और रोब काफी ज्यादा हैरान थे। उन्हें ये सब कोई सपना लग रहा था। इसके बाद वो सभी लाइटनिंग स्पार्क इकट्ठा होकर वापस फ्रिज में चले जाते हैं और एकदम से गायब हो जाते हैं। वो दोनों फ्रिज को बड़े ध्यान से देख रहे थे कि आखिर अब क्या होगा, लेकिन फ्रिज में अब कुछ नहीं होता। गेल को लग रहा था कि अब सब कुछ खत्म हो गया। दरअसल ये सब कुछ दुनिया के अंत को दर्शाता है। रोब फ्रिज का स्विच निकाल कर फ्रिज को बंद कर देता है और वो दोनों आपस में गले मिलते हैं, क्योंकि उन्होंने थोड़ी देर में शायद बहुत सारी चीजें देखी, कैसे पास्ट में दुनिया शुरू हुई और प्रेजेंट में उन्होंने कैसे तरक्की करी और फ्यूचर में उनका कैसे अंत हुआ। अगले दिन वो दोबारा से ये जानने की जिज्ञासा से कि आखिर फ्रिज में अब क्या हो रहा होगा, वो फ्रिज को खोलते हैं और वो देखते हैं कि वो छोटे छोटे इंसान वापस आ गए हैं और ये समय डायनासोर्स का है। यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। ये मूवी हमें हमारी दुनिया की शुरुआत से लेकर हमारी दुनिया के अंत को एक मजेदार कहानी के जरिए समझाती है।
मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं एक नन्हे से रकून को और उसकी माँ को। ये समुद्र किनारे एक जंगल में रहते हैं। इस मूवी में हम लोग देखेंगे कि एक नन्हा रकून कैसे ये सीखता है कि जिंदगी में थोड़ा बहुत डर रहना भी जरूरी है, क्योंकि ना जाने कब कहाँ पर कैसा खतरा आ जाए। लेकिन थोड़ा बहुत डर रहते हुए भी कैसे अपनी जिंदगी को खुले दिल से जी सकते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये नन्हा रकून अपनी माँ के पीछे पीछे जा रहा है और ये नन्हा रकून अभी बहुत ही ज्यादा चंचल है। इसके अंदर बहुत ही ज्यादा जिज्ञासा भरी हुई है। ये हर चीज के बारे में जानना चाहता है, इसीलिए समुद्र किनारे जितनी भी लुभावनी चीजें होती हैं वो इसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती हैं। और अब ये नन्हा रकून बाहर की दुनिया एक्सप्लोर करने के लिए तैयार है। लेकिन इसकी माँ कहती है कि रुको जरा, अभी इतनी भी जल्दी नहीं है। इसकी माँ इस नन्हे रकून को रोक देती है और पीछे कर देती है और खुद आगे आगे बहुत सावधानी से आगे बढ़ती है और उसके पीछे पीछे ये नन्हा रकून भी बढ़ता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि रकून की माँ उस नन्हे रकून को गुफा में ही रुकने को कहती है और खुद आगे जाकर अपने बच्चे के लिए खाना ढूंढने लग जाती है। वो नन्हा रकून दूर से अपनी माँ को बड़े ध्यान से देखता है। थोड़ी देर में उस नन्हे रकून की माँ उस नन्हे रकून के लिए खाना लेके आती है। खाने को पाकर वो नन्हा रकून बहुत ही खुश होता है। इसके बाद उसकी माँ वापस खाना इकट्ठा करने चली जाती है और वो नन्हा रकून अपना खाना खा रहा होता है। थोड़ी देर बाद जब वो मुड़ के देखती है तो उसके बगल में उसका नन्हा बच्चा अपनी माँ को देखकर अपनी माँ की तरह ही खाना ढूंढने की कोशिश कर रहा था। लेकिन उसकी माँ उसको ये करते हुए देखकर बिल्कुल खुश नहीं होती और उसे गुफा के अंदर ले जाकर रख देती है और फिर वापस बाहर आकर खाना इकट्ठा करने लग जाती है। लेकिन अभी भी उस नन्हे रकून का दिल गुफा के अंदर तो लग ही नहीं रहा था। उसके अंदर बहुत ज्यादा जिज्ञासा भरी हुई थी। फिर क्या, वो गुफा से बाहर निकल जाता है और एक पत्थर के पीछे पहुंचता है। वहां उसे मिलता है एक शीशल। उसे वो शीशल काफी पसंद आता है और उसे वो अपने पास रख लेता है। लेकिन जब भी उसकी माँ भी वहां पर आ जाती है और इस बार उसकी माँ काफी ज्यादा गुस्से में है और वो उसे डांटते हुए उसे गुफा के अंदर ले जाके पटक देती है और उसका वो शीशल भी तोड़ देती है। वो बच्चा कुछ समझ नहीं पा रहा था, वो काफी सहम गया था और उसका शीशल टूट गया था। इस वजह से वो काफी उदास भी था। जब भी थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक पक्षी आता है और वो उस नन्हे रकून से शीशल का टुकड़ा छीनकर उड़ जाता है। वो नन्हा रकून भी अपने शीशल को कैसे छोड़ देता, वो भी उस बर्ड के पीछे पीछे दौड़ने लग जाता है। दौड़ते दौड़ते वो इतनी आगे पहुंच जाता है कि वो क्योटो के पास पहुंच जाता है जो अपने शिकार को ढूंढ रहा था। जैसे ही क्योटो उस नन्हे रकून को देखता है वो उसके ऊपर झपटता है और वो उस नन्हे रकून की नाक के ऊपर एक पंजा मार देता है कि जब भी उस नन्हे रकून को बचाने के लिए उसकी माँ आ जाती है और अपने बच्चे के साथ एक पेड़ पर चढ़ जाती है। उस नन्हे रकून की माँ इस बारी बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी और वो अपने बच्चे को ये बताने से पहले कि उसकी आंख के ऊपर भी ऐसे खतरनाक शिकारी की वजह से निशान पड़ा है, अपने बच्चे को खूब डांटती है। यहाँ पर वो नन्हा रकून अपनी माँ की डांट की वजह से काफी ज्यादा डर जाता है और इस तरह से उसकी माँ और उस नन्हे रकून में काफी ज्यादा दूरियां हो जाती हैं। दोस्तों, अब इस कहानी का सबसे मेन पार्ट शुरू हुआ जो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इसके बाद कई साल बीत जाते हैं और अब हम देखते हैं उस नन्हे रकून को जो अब काफी बड़ा हो गया है और अब इस बड़े रकून का एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा भी है और वो फटाक से कूद के दुनिया एक्सप्लोर करना चाहता था कि जब भी उसकी माँ भी उसे पीछे खींच लेती है। अब ये रकून भी अपने बच्चे की परवरिश बिल्कुल वैसे ही करती है जैसे इसकी परवरिश बचपन में इसकी माँ ने करी थी। ये भी अपने बच्चे को लेकर काफी ज्यादा ओवर प्रोटेक्टिव है, लेकिन इसका बच्चा भी इसी की तरह ही है। ये भी काफी ज्यादा क्यूरियस है और ये भी अपनी माँ की तरह बाहर भागने लग जाता है। लेकिन उसे गुफा से गायब देखकर उसकी माँ तुरंत उसे पकड़ कर लाती है और गुफा में ले जाकर उसे खूब डांटती है। लेकिन जब भी उसे ये एहसास होता है कि वो भी बिल्कुल वैसा ही कर रही है जैसा बचपन में उसके साथ हुआ था और वो अपने बच्चे के चेहरे पर मायूसी को साफ साफ देख सकती थी। इसके बाद वो अपने बच्चे को लेकर वापस उसी पेड़ पर जाती है और पेड़ पर चढ़कर ऊंचाई से वो उसी खतरे को दिखाती है जिसकी वजह से वो अपने बच्चे को इतना प्रोटेक्ट कर रही है, उसे बाहर घूमने से मना करती है। और वो अपने बच्चे को ये भी बताती है कि उसकी नाक पर जो ये निशान पड़ा है वो उसी क्योटो की वजह से पड़ा है। इसके बाद वो नन्हा रकून सब समझ जाता है कि उसकी माँ उसे क्यों रोकती है और वो बड़े ही प्यार से अपनी माँ की नाक पर पड़े निशान को सहलाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि रकून की माँ अपने बच्चे को बड़े ही प्यार से खाना ढूंढना और तो और वो अपने बच्चे को पीठ पर बैठाकर बाहर भी घुमाती है और अपने बच्चे को सिखाती है कि डर भी जरूरी है लेकिन जिंदगी खुल के भी जीना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसके बाद शाम होते ही वो वापस उसी पेड़ पर अपने बच्चे के साथ पहुंच जाती है और अपने बच्चे को एक शीशल गिफ्ट देती है। अब इन दोनों मदर और चाइल्ड के बीच में जो रिलेशन है वो काफी ज्यादा अच्छा हो चुका है। इस वीडियो के दोनों पार्ट लव, डेथ एंड रोबोट के सबसे फेमस एपिसोड हैं। आप मेरे को कमेंट में बताना कि आपको ये दोनों एपिसोड कैसे लगे और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी ये वाली वीडियो देखो।